फोन कॉल आमतौर पर आत्मविश्वास से शुरू होती है। ब्रोकर कहता है, सर रीसेल सबसे सुरक्षित है, कोई इंतजार नहीं, कोई जोखिम नहीं। आप फ्लैट देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। इस तर्क में तसल्ली है, खासकर उन खरीदारों के लिए जिन्होंने रुके हुए प्रोजेक्ट्स और अंतहीन देरी की कई कहानियां सुनी हैं। रीसेल प्रॉपर्टी ठोस लगती है, पूरी हो चुकी, साबित हो चुकी। कोई वहां रह चुका है, किसी ने उसे बेच दिया। भला क्या गलत हो सकता है? अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ देखना है, तो बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। पुनर्विक्रय संपत्तियों को अक्सर निर्माणाधीन परियोजनाओं के कम जोखिम वाले विकल्प के रूप में बेचा जाता है। कई मायनों में वे सही भी हैं। आप भौतिक संरचना की जांच कर सकते हैं, आप आस पड़ोस से परिचित होते हैं, आप तुरंत रहने के लिए जा सकते हैं। लेकिन पुनर्विक्रय में अपने कुछ अनदेखे खतरे भी होते हैं, और दलाल शायद ही कभी उनके बारे में बात करते हैं। जरूरी नहीं कि दुर्भावना से, बल्कि इसलिए कि इस सौदे में त्वरित कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाती है, न कि सावधानीपूर्वक जांच को। ब्रोकर आपको सबसे पहले ये नहीं बताएंगे कि पुनर्विक्रय संबंधी समस्याएं कम नहीं होती, बल्कि कम दिखाई देती हैं। ये समस्याएं साइट विजिट के दौरान सामने नहीं आती। ये कागजी कार्रवाई में, पिछले फैसलों में और छोटी छोटी गलतियों में छिपी होती हैं, जो शुरू में तो हानि रहित लगती हैं, लेकिन बाद में गंभीर हो जाती हैं। जब आप पुनर्विक्रय संपत्ति खरीदते हैं, तो आपको न केवल फ्लैट मिलता है, बल्कि उसका पूरा कानूनी और सामाजिक इतिहास भी विरासत में मिलता है। पिछले मालिक द्वारा अपनाई गई हर लापरवाही आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। सबसे आम समस्याओं में से एक है दस्तावेजों का अधूरा होना। खरीदार ये मान लेते हैं कि अगर पहले कोई और वहां रहता था तो सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन जब आप ऋण के लिए आवेदन करते हैं, पंजीकरण करवाते हैं या बाद में बेचने की कोशिश करते हैं, तो ये धारणा तुरंत गलत साबित हो जाती है। कब्जे के प्रमाण पत्र का न होना, दर्ज न किए गए बदलाव, बकाया शुल्क का भुगतान न होना, एसोसिएशन के साथ अनसुलझे विवाद, ये दुर्लभ अपवाद नहीं है, बल्कि आम बात है। ब्रोकर अक्सर इन मुद्दों को मामूली या सुलझाने योग्य बताकर टाल देते हैं। वे बाद में काम निपटा देंगे का वादा कर सकते हैं या अनौपचारिक समाधान सुझा सकते हैं। सौदे को जल्द से जल्द पूरा करने के इच्छुक खरीदार इन आश्वासनों को मान लेते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि अनौपचारिक समाधान हमेशा कारगर नहीं होते। जो आज सुलझाने योग्य लगता है, वो कल अनसुलझा हो सकता है। स्वामित्व की निरंतरता का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पुनर्विक्रय में स्वामित्व केवल भूमि से संबंधित नहीं होता, ये उसके बाद हुए हर लेन देन से संबंधित होता है। क्या पिछला सौदा विधिवत पंजीकृत था? क्या सभी मालिक बिक्री में शामिल थे? क्या कोई उपहार, विरासत या बंटवारा था जिसका पूर्ण रूप से रिकॉर्ड नहीं रखा गया था? इनमें से प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न भविष्य के किसी भी लेन देन को बाधित कर सकता है। एक और असहज सच्चाई जिस पर दलाल शायद ही कभी चर्चा करते हैं, वो है एसोसिएशन की राजनीति। जब तक कोई संपत्ति पुनर्विक्रय बाजार में आती है, तब तक आमतौर पर एसोसिएशन का गठन हो चुका होता है। नियम मौजूद होते हैं, विवाद भी हो सकते हैं। लंबित मुकदमे, बकाया रखरखाव शुल्क, साझा क्षेत्रों पर असहमति, ये सब ब्रोशर में नहीं दिखते। ये सब आपके घर में प्रवेश करने के बाद सामने आते हैं, जब आपको एहसास होता है कि आप किसी और के अनसुलझे तनावों में फंस गए हैं। वित्तीय देनदारियां भी चुपचाप चलती रहती हैं। एसोसिएशन को बकाया शुल्क, संपत्ति कर का बकाया, बिजली पानी के बिल और कभी-कभी तो संपत्ति के बदले लिए गए ऋण भी। खरीदार मान लेते हैं कि विक्रेता इन सभी का भुगतान कर देगा। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन कभी-कभी नहीं होता। और जब तक समझौते में इस बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख न हो, तब तक ये बोझ धीरे धीरे खरीदार पर आ सकता है, जिससे बाद में उसे ही इसे सुलझाना पड़ता है। ब्रोकर अक्सर ये बात नहीं समझाते कि पुनर्विक्रय का मतलब सिर्फ कीमत नहीं होता, इसमें जोखिम का बंटवारा भी शामिल होता है। अगर कोई दस्तावेज गुम हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? बिक्री के बाद कोई खराबी पाई जाए तो क्या होगा? समय सीमा का पालन कैसे करवाया जाएगा? ये सवाल असहज होते हैं, क्योंकि इनसे सौदे धीमे हो जाते हैं, इनसे अनिश्चितता पैदा होती है। इनमें स्पष्टता जरूरी है। स्पष्टता हमेशा कमीशन के लिए अच्छी नहीं होती। मैंने देखा है
कि खरीदार निर्माणाधीन संपत्तियों की तुलना में पुनर्विक्रय सौदों में जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि उन्हें ये सौदे अधिक सुरक्षित लगते हैं। जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो निराशा और भी गहरी होती है, ठीक इसलिए क्योंकि अपेक्षाएं अधिक होती हैं। वे कहते, लेकिन ये तो पुनर्विक्रय था, मानो इससे मन की शांति की गारंटी मिल जानी चाहिए थी। अचल संपत्ति में सुरक्षा कभी भी स्वतः नहीं मिलती, ये सत्यापन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इस अध्याय का उद्देश्य पुनर्विक्रय को नकारना नहीं है। कई पुनर्विक्रय खरीदारी उत्कृष्ट निर्णय होते हैं। वे मूल्य, तत्परता और व्यावहारिकता प्रदान करते हैं, लेकिन उनमें एक अलग प्रकार की सतर्कता की आवश्यकता होती है। कम कल्पना, अधिक जांच पड़ताल, कम विश्वास, अधिक सत्यापन। ऐसे सवाल पूछें जिनके जवाब दलाल खुद नहीं देते। विक्रेता संपत्ति क्यों बेच रहा है? संपत्ति उनके पास कितने समय से है? क्या उनके स्वामित्व के दौरान कोई विवाद हुआ था? क्या कोई लंबित नोटिस हैं, भले ही वे अनौपचारिक हों? एसोसिएशन से बात करें, सिर्फ पदाधिकारी से ही नहीं बल्कि आम निवासियों से भी। वे आपको वो जानकारी देंगे जो दस्तावेज नहीं देंगे। पुनर्विक्रय संपत्ति किसी और का अतीत है जो आपका भविष्य बन जाता है। इसमें कदम रखने से पहले सुनिश्चित करें कि आप समझ लें कि आपको क्या विरासत में मिल रहा है, केवल चाबियां ही नहीं बल्कि उसका संदर्भ भी। क्योंकि रियल एस्टेट में ब्रोकर जो बातें आपको नहीं बताते हैं, वे अक्सर उन बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं जो वे आपको बताते हैं।